डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर कम्युनिटी इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। सामान्यतः हम ये अच्छे से जानते हैं कि प्रकृति में प्राय पेड़ पौधे और अन्य जीव एकल अवस्था में न मिलकर समूह में मिलते हैं, और ये सभी जो समूह हैं जिसमें पेड़ पौधे एकत्रित रूप से दिखते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इनमें एक दूसरे के प्रति जो पारस्परिक क्रियाएं है वो हमको दिखती है, और इसके परिणाम स्वरूप एक इक्वल बैलेंस बना रहता है प्रकृति में। तो इस प्रकार का पादप समुच्चय जिसके सदस्य पारस्परिक क्रियाएं करते हुए आपसी संतुलन की अवस्था में पाए जाते हैं, उसको पादप समुदाय कहा जाता है। प्लांट कम्युनिटी क्या है कि ऐसा समुच्चय, ऐसा एग्रीगेशन जिसके अंदर जितने भी सदस्य हैं वो आपस में पारस्परिक उनमें क्रियाएं चलती है, और क्रियाओं के साथ साथ वो अपना संतुलन भी बनाए रखते हैं। इसको पादप समुदाय कहा जाता है। सबसे पहले जो पादप समुदाय की अवधारणा है थियोफ्रेस्टस ने दी थी। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट ने जंतुओं और जीवों का इसके साथ अवलोकन किया और इसको समुदाय पारिस्थितिकी शब्द को यूज़ किया। विभिन्न जो सजीव संगठन के आधार पर एवं आधुनिक युग में पारिस्थितिकी के क्षेत्र में किए जा रहे और अध्ययन को देखते हुए इसको समुदाय पारिस्थितिकी का नाम दिया गया। तो क्लार्क के अनुसार किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त जीव मतलब जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और प्राणी दोनों सम्मिलित होते हैं, उनका समुच्चय, और जिसमें वातावरण की विषमता का सामना करने के लिए पारस्परिक सहनशीलता होनी चाहिए। उस सहनशीलता के साथ साथ वह एक दूसरे को लाभान्वित भी करते हैं, और इस तरह की इकाई को कम्युनिटी कहा जाता है। इस प्रकार एक प्रारूपिक जो जैव समुदाय है उसमें पादप और प्राणी दोनों ही प्रजातियां पाई जाती है। मतलब एक हाइपोथेटिकल जैव समुदाय है जिसके अंदर की पादप और प्राणी दोनों प्रजातियां पाई जाती है। एक समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सजीव अलग अलग प्रकार की भूमिका में सामने आते हैं। मतलब उसके अंदर जितने भी सजीव हैं, चाहे वह पौधे हो चाहे प्राणी हो, उनकी उस परिस्थितिकी में अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये उत्पादक हो सकते हैं, उपभोक्ता हो सकते हैं, या फिर विघटनकारी हो सकते हैं। मतलब ये प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं जो कि फूड का निर्माण करते हैं, ये उपभोक्ता हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, या फिर ये डिकम्पोजर हो सकते हैं जो कि विघटनकारी का कार्य करते हैं। तो सभी संयुक्त रूप से मिलकर अपने समुदाय को आत्मनिर्भर बना देते हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो विभिन्न जीवधारी हैं वह अपने पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं, और वह जैव घटक आपस में प्रभावी और सुस्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। समुदाय में उपस्थित इस प्रकार की पादप प्रजातियों को प्रभावी पादप कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से सबसे अधिक वहाँ पर नज़र आते हैं। विभिन्न प्रकार के जैव समुदाय खुले या बंद प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ समुदाय में पादप प्रजाति के सदस्य दूर दूर उगते हैं, उनके बीच में खाली क्षेत्र रह जाता है, और कुछ समुदाय में पादप प्रजाति पास पास उगती है जिसके बीच में वह डेंस पाए जाते हैं। तो कुछ जो ये कम्युनिटी है इसको हम मोटे तौर पर क्लोज और ओपन कम्युनिटी भी हम कह सकते हैं। जनरली सामान्यतः किसी भी प्रकार की आवास स्थली में विभिन्न प्रकार की जो सजीव प्रजातियां एक साथ रहती है, यह प्रजातियां वहाँ के पर्यावरण और विभिन्न प्रजातियों पर भी निर्भर करती है और उनको प्रभावित भी करती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि यदि किसी आवास का पर्यावरण एक वृक्ष की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, तो उस वृक्ष की छाया में दूसरे शाकीय पौधे भी उग सकते हैं, उसकी छाल पर शैवाल भी पाए जा सकते हैं, तथा उसके पत्ती, फल, फूल, बीज पर अनेक कीट और कवक प्रजातियां हो सकती है। उसके जो मृत अवशेष है वह मिट्टी में मिलते हैं, तो मिट्टी में कई विघटनकारी सूक्ष्मजीव भी पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझें कि एक वृक्ष पर न केवल वृक्ष ही नहीं होता, अपितु सजीवों का एक पूरा समुदाय भी होता है। तो समुदाय के निर्माण और संगठन को सजीवों की विशिष्ट पारिस्थितिकी आवश्यकताओं से संबंधित एक अन्य अवधारणा निश के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। निश क्या होता है? इसका प्रयोग सबसे पहले, ये एक शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले ग्रिनेल द्वारा किया गया था, जिन्होंने निश का मतलब है सूक्ष्म आवास, जिसके अनुसार
किसी प्रजाति के वितरण क्षेत्र की यह सबसे छोटी इकाई जिसमें वह अपनी आकृति एवं क्रियाशीलता के अनुरूप पाई जाती है निश कहलाती है। मतलब कोई भी प्रजाति का वितरण क्षेत्र, सबसे छोटा क्षेत्र जिसमें वह अपने क्रियाशीलता और आकृति के हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल लेता है, उसको निश कहा जाता है। और हम अगर स्पष्ट करें तो हम देखते हैं कि जैसे वो सजीव है, उसके पत्ते को आवास बना सकते हैं और इसके कार्य व्यवसाय को निश कहते हैं। एक पत्ती पर अगर कोई कीट पतंगा रहता है तो वह कीट पतंगे का वह एक पत्ती एक सूक्ष्म आवास बन जाती है। इसीलिए पौधे के संदर्भ में जो निश जीव के क्रियात्मक स्थान और पर्यावरणीय प्रवणता में विशिष्ट स्थान को कहते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति का अपना एक निश होता है जिसमें वह पर्टिकुलर उसका अपना एक लोकलाइज्ड रीजन रहता है जिसमें वह अपने क्रिया करता है और वहाँ उसका आवास होता है। एल्टन ने जो है एक अवधारणा प्रस्तुत करी थी। यह हचिंसन द्वारा प्रस्तुत मल्टी डायमेंशनल निश या बहुआयामी निश की अवधारणा प्रदर्शित करी थी, जो कि आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अनुसार किसी सजीव द्वारा एक संपूर्ण पर्यावरण में घेरे हुए बहुआयामी स्थान को कह सकते हैं। मतलब एक सजीव एक पर्टिकुलर जगह पर कितना पर्यावरणीय आवास को घेरता है, उसको उसका मल्टी डायमेंशनल निश कहा जाता है। इसका उपयोग बाद में स्पीशीज डाइवर्सिटी की व्याख्या के लिए भी किया गया, जाति विविधता की व्याख्या के लिए भी किया गया था। प्रायः समुदाय में पाने जाने वाली जो सभी प्रजातियां हैं वह समय, स्थान और अन्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा तो करती है, परंतु वह एक दूसरे के लिए पूरक भी होती है। तो यहाँ पर निश का कंसेप्ट है वह ग्रिनेल के द्वारा दिया गया था, जो कि एक माइक्रो क्लाइमेट या माइक्रो हैबिटेट या सूक्ष्म आवास को प्रदर्शित करता है, जो कि हर एक सजीव का अपना पर्टिकुलर होता है। पादप समुदायों का संगठन, संरचना एवं विकास। पादप जो समुदाय हैं उनका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, उनका संगठन, संरचना एवं विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका संगठन और प्रमुखता देखते हैं। प्रत्येक समुदाय का अपना कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, परंतु वह कई किलोमीटर तक छोटे छोटे क्षेत्रों कई किलोमीटर तक भी वितरित हो सकते हैं और कई छोटे क्षेत्रों में भी सीमित हो सकते हैं। परंतु सजीव समुदाय चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें विभिन्न प्रकार की सजीव प्रजातियों का समावेश होता है। तो किसी भी पादप समुदाय में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे पेड़ पौधे आते हैं जिनको अगर काट दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो भी पादप समुदाय की संरचना पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। और दूसरी श्रेणी है जिसमें अगर उन किसी पौधे को काट दिया जाए तो वह उस समुदाय की संरचना पर प्रभाव डालता है। तो इस श्रेणी में जो प्रभावशाली पादप हैं उनको डोमिनेंट प्लांट्स या प्रभावशाली पादप कहा जाता है। इस तरह से समुदाय की प्रभावी वृक्ष प्रजाति नष्ट हो जाती है तो जो पौधे, पक्षी, जंतु इत्यादि जो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं उनको भी संरक्षण नहीं मिल पाता है और इसका प्रभाव पूरे समुदाय के संगठन पर पड़ता है। यदि किसी भी पादप समुदाय में एक ही प्रजाति के पौधे प्रभावी होते हैं तो इसको संघ कहते हैं, और यदि इसमें एक से अधिक प्रजातियों के पौधे प्रभावी होते हो तो सहसंघ कहते हैं। मतलब यहाँ पर दो टर्म्स आई है, संघ और सहसंघ। सहसंघ मतलब जिस कम्युनिटी में एक से ज़्यादा प्रजाति के पौधे प्रभावी होते हैं, और जो कॉन्सोसिएशंस है, संघ है, उसमें सिर्फ एक ही प्रजाति के पौधे प्रभावी होते हैं। पादप की समुदाय की संरचना और प्रमुखता के बाद हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी पादप समुदाय में विभिन्न प्रकार के पौधे एक निश्चित व्यवस्था क्रम में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देख रखा है। तो इस व्यवस्था क्रम की व्याख्या क्षैतिज और लंबवत के विन्यास के रूप में की जाती है। कुछ पादप जो बिल्कुल जमीन की सतह से लगे हुए होते हैं उन्हें क्षैतिज कहते हैं, और कुछ जो लंबाई में ऊपर बढ़ते हैं उनको वर्टिकल या लंबवत कहा जाता है। पृथ्वी पर जो अक्षांश और ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय पाए जाते हैं, और इसी क्रम में जो पादप समुदाय ठीक उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जैसे जैसे पर्वतों की ओर अग्रसर होते हैं इसमें वैरायटी आती जाती है। ये हमने पहले स्ट्रैटिफिकेशन में हम इसको आगे पूर्व के चैप्टर्स में हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार जो जलीय आवास है
उसमें भी 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। ये भी हम उसके एक्वेटिक जो स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा था उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं। तो किसी भी पादप समुदाय की पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के पादप प्रायः एक समान ऊंचाई पर नहीं होते हैं, अलग अलग तरह की उसमें लेयर्स पाई जाती है। सबसे ऊपर वृक्ष होते हैं, उसके नीचे श्रब होते हैं जिसको उपक्षुप कहा जाता है, उनके नीचे हर्ब्स होती है और शाख से नीचे प्रायः मॉस, एल्गी इत्यादि पाई जाते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि एक ही पादप समूह में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां उसके अलग अलग स्तरों में विस्तारित रहती है। विभिन्न पादप प्रजातियां हैं वह प्रकाश व अन्य संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने में सक्षम होती है। सामान्यतः जो पर्णपाती वनों के पादप समुदाय में वनस्पति के 5 स्तरण पाए जाते हैं, जो कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। 3rd नंबर पे है पादप समुदाय की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी। किसी भी पादप समुदाय की उत्पत्ति की प्रक्रिया सर्वप्रथम पौधों में बीज या बीजाणुओं के प्रकीर्णन द्वारा होती है। फिर ये इसमें से प्रोप्यूगल्स निकलते हैं, छोटी संरचनाएं बनती हैं, पहले किसी निर्जन खाली स्थान पर पहुंचती है। इस प्रक्रिया को प्रवर्जन कहा जाता है और खाली क्षेत्र में इनका अंकुरण होता है और वहाँ पे इनका इन्वेजन होता है। वह अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने आप को स्थापित करती है। इसको पायोनियर्स कहा जाता है और धीरे धीरे ये जो पुरागामी पौधे होते हैं तो यह वहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर देते हैं और वहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को इकेसिस कहा जाता है। इस तरह से वहाँ धीरे धीरे ये एकत्र होकर समूहीकरण कर लेते हैं और जिससे पौधे प्रकाश, आवास और खनिज तत्वों को प्राप्त करने की स्पर्धा आ जाती है। तो इस तरह ये आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया इसके अंदर चलती रहती है और धीरे धीरे एक एक पादप समुदाय अपनी एक सुनिश्चित संरचना विकसित कर लेता है, जो वहाँ की स्थायी पादप समुदाय हो जाता है, जिसको कि पादप अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन भी कहा जाता है। इसको हम आगे विस्तार से इसको हम अध्ययन करेंगे। तो पादप समुदाय के मुख्य 3 कारक हैं। एक तो उसका ओरिजिन, डेवलपमेंट, ओरिजिन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डोमिनेंस क्या है, और दूसरा है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लांट कम्युनिटी। पादप समुदाय का आगे हम उसके जब अध्ययन करेंगे उसके लक्षणों का, समुदाय का, तो उससे पहले कि एक बेसिक कम्युनिटी क्या होती है और किसका निर्माण किस तरह से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन किया। आगे हम इसके लाक्षणिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।